हेलो। बात कैसे कर रहे हो तुम? भूल गए क्या मुझे 4 दिन में? अरे अरे, कोई बात नहीं, मैंने बोला थोड़ी नहीं पढ़ाऊंगा। तुम पढ़ाने दे ही नहीं रहे। शांति बनाए रखो एकदम। लास्ट हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेक्चर नंबर बता दो कौन सा है। क्या 12-13 हो गए? चलो कोई नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी और क्या। लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ा था। आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है इसी पे। हाँ, थ्योरी भी लिखनी है। मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़ा सा समझा दिया था। फोटो थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसा कुछ था कि हमने यहाँ पे एक मेटल प्लेट लगाई थी जिसके ऊपर कुछ रेडिएशन फॉल करवाई थी। वो रेडिएशन यहाँ पे कुछ एक वैल्यू मैंने बोली थी, एक मिनिमम वैल्यू, है ना। वो वैल्यू शायद हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली थी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर की एनर्जी का कोई रेडिएशन आया या तो 2 भी आया तो भी इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल ही जाएगा। पर यहां पे लगा हुआ बल्ब जलाने के लिए आपको उस इलेक्ट्रॉन को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए कोई ना कोई बैटरी लगानी पड़ेगी जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए और वो खींच के इलेक्ट्रॉन को वहां तक ले जाए। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से निकल रहा है उसे एमिटर, जो वहां पहुंच कलेक्ट कर रहा है कलेक्टर। नाम से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन हम फॉल करा रहे हैं, अलग अलग कलर की हमने करी क्योंकि हमने अलग अलग कलर की इसलिए बोली थी ताकि हम अलग अलग एनर्जीज को विजुलाइज कर सकें। जिसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक रेड लिया था जिसकी एनर्जी शायद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली थी, येलो लिया था जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली थी, और एक वायलेट लिया था जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली थी। ऐसे कुछ था, एग्जाम्पल के तौर पे लिया था ये, या इसकी एक्चुअल एनर्जी नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। इसको देख के फिर मैंने आपको ये बताया था कि रेड वाला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर मैं इस पे फॉल कर रहा हूं तो निकालने के लिए मेरे को इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए चाहिए कितनी थी? 2। यानी इस रेड के बस की बात नहीं है। फिर मैंने बुला के लाया किसको? येलो वाले को। येलो था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ, तो वो जब फॉल करेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बट करंट नहीं आया। उसी के लिए तो क्या लगाया फिर? बैटरी, ताकि वो बैटरी वो 0 एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी घसीट के वहां तक ले आए और वो करंट, ये बल्ब जल जाए, बल्ब जल जाएगा तुरंत। मतलब येलो से भी बल्ब अगर जलाना है तो आपको ये बैटरी लगानी कंपलसरी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चुका। क्योंकि हमें पता तो तभी, हमें दिखता थोड़ी इलेक्ट्रॉन हो निकल गया, निकल के वो गिर गया, दिखेगा थोड़ी वो इलेक्ट्रॉन निकलता हो, दिखेगा नहीं। आपको पता ही तब चलेगा जब बल्ब जलेगा। क्या ये बात ऐसी? तो बल्ब जलाने के लिए 0 एनर्जी वाले से बल्ब जलेगा तभी जब आप बैटरी की मदद से उसे खींच के यहां तक लिवा पाओ कि वो आ जाए, वो एनर्जी जो भी है सप्लाई। अच्छा, इसके लिए भी मैंने शायद आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो अगर कोई 0 काइनेटिक एनर्जी से भी निकला है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां, मतलब वो किस काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा? 10 ईवी। 10 ईवी चार्ज ई
वोल्टेज 10 वोल्ट, तो ओवरऑल एनर्जी कितनी हुई 10 EV। ये एनर्जी होती है जो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी बिकॉज ऑफ द बैटरी। अगर कोई पहले से ही कुछ एनर्जी लेके निकला है, जैसे कि वायलेट वाला, जैसे अगर मैं यहां फॉल कराऊं, वायलेट वाला फॉल कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके पहले से निकलेगा। कितनी एनर्जी लेके 8 EV। उसको अगर 10 वोल्ट की बैटरी का सपोर्ट और मिल जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 18 EV बन जाएगी। मतलब वो दौड़ ऑलरेडी रहा था 10 EV की एक लात और, तो 8 + 10 18, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ये सब क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट येलो वाला भी करवा सकता है। मेरे एग्जांपल के हिसाब से बात कर रहा हूं, रेड वाले के बस की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, ये चीज इस बात को कैसे जस्टिफाई करेगी कि ये वेव नेचर नहीं दिखा रहा, ये भी तो प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होएगा कि ये वेव नेचर नहीं दिखा रहा? उसके लिए मैंने बोला था कि वेव का कॉन्सेप्ट होता है कि एनर्जी जो होती है ना किसी वेव की, एनर्जी ऑफ वेव वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। तो अगर मैं किसी भी कलर की रेड कलर की अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूं, ब्राइटर रेड कर दूं, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर इंटेंसिटी बढ़ गई तो उसकी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। अगर वो वेव है तो, अगर वो वेव है तो रेड वाले की एनर्जी, फिलहाल सपोज मुझे किसी ब्राइटनेस पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रही है, अगर मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाऊं और अगर वो वेव है तो उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। और बढ़ेगी तो आज नहीं तो कल, ब्राइटनेस बढ़ाते 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 कभी ना कभी वो 2 को पार तो कर ही जाती, और अगर कर जाती तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी कोई इलेक्ट्रॉन तो निकलना चाहिए था। पर ऐसा इसी से प्रूव हो गया कि ये वेव नेचर जस्टिफाई नहीं कर रहा, इसलिए फिर हमने उसे पार्टिकल की तरह बोलना शुरू किया फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो रेडिएशन जो हमारी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वेव की तरह बिहेव करती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। दिस इज वन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स जिसमें हमारी जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इसके अलावा एक और जो हमने पढ़ा था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, ये सारी कहानी अब हमें लिखना है एक एक करके। ये बनाया हुआ है डायग्राम? ठीक है, शुरू करते हैं। पहला लिखना, पहला पॉइंट, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल। पहला पॉइंट लिखो, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, emission of electron from the surface of metal by incidenting photons of suitable wavelength, by incidenting photons of suitable wavelength or energy, by incidenting photons of certain wavelength or energy is called photoelectric effect। इसी चीज को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, is called photoelectric effect। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, the emitted electrons are known as photoelectrons। हर चीज के आगे फोटो लगा देना है। the emitted electrons are known as photoelectrons। the current produced is called photocurrent। the current produced is called photocurrent। and the cell is known as photocell। and the cell is known as photocell। ठीक है, सेल बोल रहे हैं इसको, सेल मतलब जो कुछ ये बल्ब जलाने का काम कर रहा है ना, बल्ब जलाने का काम कर रहा है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है यहां से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है विद द हेल्प ऑफ फोटोन, तो इसलिए इसका नाम फोटोसेल। क्लियर? नेक्स्ट लिखना,
ये फाई क्या होता है, ये फाई, नेक्स्ट हेडिंग में लिखो फाई। फाई होता है वर्क फंक्शन, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये होता क्या है वो तो आपको पता है ना। फाई होता क्या है ये तो आपको पता है। फाई जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला था मैंने, तो आपको कैसे बताओगे कि ये मेटल का वर्क फंक्शन है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि द मिनिमम एनर्जी जो किसी फोटोन की, आपको मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन दैट यू नीड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। मिनिमम कितनी एनर्जी का आपको फोटोन चाहिए जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। ये किसी मेटल के लिए फिक्स होता है, मेटल टू मेटल वेरी करेगा, क्योंकि हर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखते हैं। जो मेटल का साइज छोटा है उनके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं बाय द न्यूक्लियस। जैसे कि अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में ऐसे इस तरीके से मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एस ब्लॉक के, ये ग्रुप 1 है पीरियोडिक टेबल का, पहली लाइन है ये, इसे एस ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, तुमने तो बिल्कुल पढ़ा नहीं है बिल्कुल, ये है ना, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं मैं। यहाँ पे साइज ये तो पता ही है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता जाता है, मतलब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किसका निकाला जा सकता है, सीजियम का। इसके नीचे मैंने जानबूझ के एक और एलिमेंट आता है, लिखा नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है, तो उसकी हमें प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी या हमने स्टडी नहीं की है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकम्पोज कर जाता है जल्दी जल्दी, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को रिलेट नहीं करते, बाकियों से कंपेयर नहीं करते। अगर कोई बोलेगा आपसे बताओ वर्क फंक्शन सबसे कम किसका होगा, तो आप बोलोगे सीजियम। या इसको दूसरी तरीके से पूछे सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखा सकता है, सीजियम। अरे जिससे जल्दी निकलेगा वही दिखा, जिससे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वही दिखाएगा ना बढ़िया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या ही बात आ रही है, सबसे अच्छे से आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने वाला एलिमेंट कौन है, सीजियम है। क्या ये बात आ गई समझ में। इसका मतलब सीजियम का क्या कम है, क्या कम है सीजियम का, अरे वर्क फंक्शन फाई। ठीक है, इसको बोलते हैं फाई, PHI। ठीक है, लिखना, डेफिनेशन लिखो इसकी। फाई क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, minimum energy required to eject the electron from the surface of metal, the minimum energy required to eject the electron from the surface of metal is known as work function of that metal, is known as work function of that metal। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं वर्क फंक्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा सोचो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन भी क्या होता है, सेमी डेफिनेशन है, दोनों के एक्चुअल मीनिंग में छोटा सा डिफरेंस है। जब हम आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं ना, तो गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं, जबकि यहां पे मेटल में से निकलवा रहे हैं बस, लेकिन लॉजिक सेम रहेगा। वो भी न्यूक्लियस, उसके इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस ही पकड़ के बैठा है, इनके इलेक्ट्रॉनों को भी न्यूक्लियस पकड़ के बैठा है, बस इसमें यह है कि पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है। सोडियम सॉलिड है ना, मतलब बहुत सारे एटम्स, मिलियंस एंड क्रोर्स एंड मोल्स ऑफ एटम्स टुगेदर, तभी तो वो सॉलिड है। गैसियस में क्या होता है, उनको हम अलग कर देते हैं, फिर एक एटम पकड़ लेते हैं Na गैस, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं तो उसमें उस पर्टिकुलर छोटे से प्रोसीजर में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना हो। क्लियर, और जब पूरा सॉलिड में से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना हो तो उसको क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा हुआ है ना, सेम। तो आप बोलोगे वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये चीज लिख लो, हाँ वर्क फंक्शन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IE, पूरा ही लिख देता हूं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल।
phi is directly proportional to ionization energy of the metal. नॉन मेटल सॉलिड कहां से लाओगे? फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। पहली बात, मैं मेटल भी वो ले रहा हूं जो इधर वाले हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, उनका साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज छोटा होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज जाता जाएगा, तो उसके निकलने की जो औकात है वो खत्म होती जाएगी, है ना। मेटल भी मैंने कोई रैंडम मेटल नहीं लिया, इधर वाले लिए जानबूझ के, एस ब्लॉक वाले, क्योंकि उनसे निकालना आसान होता है। एलिमेंट की है वो, जैसे सोडियम की, मैंने बोला सोडियम की आयनाइजेशन बोल सकता हूँ, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी, तो फिर अब वो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है Na गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बस इतनी बात है। बोलूंगा तो मैं तब भी मेटल ही ना उससे सोडियम को, सेम कैसे आएगी बेटा, दोनों अलग अलग बातें होगी ना। एक गैस से निकालना है तो तभी तो प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं लिख देता मैं इसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिखा है मैंने, है ना। दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, एक बार गैस गिव्स इलेक्ट्रॉन, एक बार सॉलिड गिव्स इलेक्ट्रॉन, जब रिएक्शन ही अलग है तो वैल्यू भी अलग आएगी। तुम्हारी भी गैस बन जाएगी बेटा, तुम्हें बस गर्म करने की जरूरत है। अगर तुम्हें भट्टी में डाल दूंगा मैं तो तुम पिघल के अलग हो जाओगे, और गर्म करूंगा गैस बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे, तो फिर समझ गए। तो गैस बनाया जा सकता है किसी का भी, गर्म करने की बात है, समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल ही गैस हो सकती है, जैसे क्लोरीन ही गैस होती है। क्लोरीन गैस बस इसलिए है क्योंकि वो इस टेम्परेचर पे गैस है, ये टेम्परेचर क्लोरीन के लिए बहुत बड़ा टेम्परेचर है, सोडियम के लिए नहीं है। थोड़ा गर्म करोगे सोडियम लिक्विड हो जाएगा, थोड़ा और गर्म करोगे सोडियम गैस हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, समझ में आई बात ये। नेक्स्ट लिख लो, बेस्ट मेटल, लिखो बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सीजियम, है ना। बेस्ट, अरे कुछ भी लिख लो, लो बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सीजियम। क्यों? क्योंकि सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। लिख लो, एज सीजियम हैज लोएस्ट, as cesium has lowest ionization energy in the periodic table, as cesium has lowest ionization energy in the periodic table, पूरे periodic table में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, सीजियम की। क्या? हाँ हाँ, तभी तो सबसे कम इसी में लग रही है एनर्जी, जो सबसे बड़ा होगा उसी से तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। अच्छा नेक्स्ट लिखना, ना बेटा 118 ना है, 118 तो उधर आएगा, ये 118 वाली लाइन में जो सबसे पहले आता है ना उसके ऊपर है ये, क्योंकि वो जो 118 वाली लाइन है ना उसमें ये वाला एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, फ्रांशियम Fr। यहाँ लेफ्ट राइट जाते हैं साइज छोटा होता है, तो 118 वाला सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे छोटा भी नहीं बोल सकते, लेकिन उस लाइन में सबसे छोटा ऐसा बोल सकते हैं, है ना। और ये बड़ा होगा, लेकिन हाँ ये रेडियो एक्टिव है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, क्या चीज, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, साइज से तो रिलेट करके बोल रहा हूं मैं ये। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, यानी बेस्ट कौन से हुए, लेफ्ट वाले। और जब टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो बेस्ट कौन से हुए, नीचे वाले। तो यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में मेरे को एक्सट्रीम लेफ्ट और सबसे नीचे वाला चाहिए, लेकिन सबसे नीचे मैं नहीं बोल रहा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसके जस्ट ऊपर वाला कौन है, सीजियम। ऐसे समझ में आ गई बात। बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब तक शो करेगा ना वो रहेगा नहीं, वो टूट के कुछ और बन जाएगा,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये है कि वो रहेगा नहीं, वो अनस्टेबल है, उसका एक टाइम होता है, उसमें वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है, अल्फा बीटा एमिशंस कर करके अपने आप को बदलता रहता है, वो एलिमेंट ही नहीं बचेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखना, इफ ईपी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ incidented photon, if ep is the energy of incidented photon, मतलब जो आपने फॉल कराया उस मेटल प्लेट पे उसकी एनर्जी कितनी है, अगर ep है, देन तीन बातें हो सकती हैं। फर्स्ट पार्ट, ep इज लेस देन पाई, इस केस में आप क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस, ये बोलोगे, does not take place। Second, EP is equal to phi, इसमें बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट takes place but KE will be 0, kinetic energy will be 0 for the photoelectron। क्लियर है बात ये। थर्ड, EP is greater than phi, इसमें हो जाएगा PEE takes place and KE is not equal to 0, मतलब पॉजिटिव होगा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, दैट्स इट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चाहे काइनेटिक एनर्जी जीरो से ही निकले पर बाहर निकल जाए, बाहर निकल गया मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ऑब्वियसली नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात आ गई समझ में? जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें तीन रेडिएशन ली थी, एक रेड, एक येलो, एक वायलेट। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी, हमें पता है ना, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी फॉर पार्टिकल्स, है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उससे एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमने जब रेड से येलो किया तो एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, येलो की फ्रीक्वेंसी जो होगी, अगर मैं उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल कराऊं तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा? हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बताना है, ठीक है। येलो के फ्रीक्वेंसी क्या वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए? उससे अगर मैं थोड़ी भी कम कर दूंगा फ्रीक्वेंसी तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? तो ये जो कट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, जिसके ऊपर या उस वैल्यू पे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पा रहे हो, उस मिनिमम कट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से येलो वाले की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो येलो वाले की फ्रीक्वेंसी है उसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली फिक्स वैल्यू होगी वो, तो किसी भी मेटल के लिए फिक्स होगी वो, समझ रहे हो? हाँ ऑब्वियसली है। टेम्परेचर का क्या रोल है बेटा? टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है इसमें। एक्सपेरिमेंट में लाइट फॉल करा रहे हैं, किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में करा रहे हैं, टेम्परेचर थोड़ी बढ़ा रहे हैं। मैं कहीं हीट तो दे नहीं रहा है सेटअप में, किसी भी एक सेटअप पे टेम्परेचर फिक्स है, उसी पे चल रहा है सब कुछ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लिखना, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, the minimum frequency required to eject the electron, the minimum frequency required to eject the electron from the metal surface
द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या? 5 फ्रीक्वेंसी थोड़ी है, एनर्जी है, उससे मैं ये फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, उसी एनर्जी से मैं ये फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। अभी बता रहा हूं इसका डेरिवेशन। मिनिमम फ्री हाँ, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब जैसे कि तुमने बोला कि फाई और इसमें क्या डिफरेंस है ना, एक्चुअली क्वेश्चन शुड बी फाई और इसमें क्या रिलेशन है। इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा डेफिनेटली, बिकॉज फाई इज द मिनिमम एनर्जी जो चाहिए निकालने के लिए, एंड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं इससे, न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड के लिए नॉट लगा दिया। तो मैंने बोला मिनिमम एनर्जी जो निकालने के लिए चाहिए वो है फाई ईपी मिनिमम, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ईपी मिनिमम फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं फाई। या फिर ऐसे लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू ईपी मिनिमम, जो मेरे को चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए। और ईपी मिनिमम क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एच सी बाय लैम्डा। अब एक बात बताओ, ईपी मिनिमम है तो लैम्डा कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है, चलो लैम्डा छोड़ो, अभी अभी मैं इसको फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, ऐसे लैम्डा भी आएगा अभी थोड़ी देर में। ऐसा लिख सकते हैं, ईपी मिनिमम इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, क्योंकि एच सी लैम्डा और एच न्यू एक ही तो बात है। सी बाय लैम्डा जो हम लिखते थे वो न्यू की जगह ही तो लिखते थे। तो ये अगर मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम ही होगी। फ्रीक्वेंसी अगर एक लेवल से ऊपर कर दूंगा तो एक्चुअली में मैं एनर्जी ज्यादा दे रहा हूं मिनिमम वाली वैल्यू से, तो फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देगा। तो अगर आपको ये न्यू नॉट की वैल्यू निकालनी पड़े तो कैसे निकालोगे, ये न्यू नॉट के लिए आपको करना पड़ेगा फाई अपॉन एच, बस आ जाएगा इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं कैसे निकाला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको वो मिनिमम एनर्जी से इक्वेट कर दो एच न्यू नॉट को। ये फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जो चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जो चाहिए। और फोटोन की एनर्जी होती कितनी है, एच न्यू। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो उस मिनिमम एनर्जी से आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या ये बात क्लियर? ऐसे ही जैसे हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोली, एक वेवलेंथ के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। कैसे, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था, येलो वाली से हो गया, येलो का वेवलेंथ थोड़ा कम होगा। कहने का मतलब ये, जैसे जैसे मैं वेवलेंथ कम करते जाता हूं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो जैसे मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए डिफाइन किया, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कर दूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आराम से हो जाएगा, वैसे ही अगर मुझे वेवलेंथ के लिए डिफाइन करना है तो एक बात बताओ, येलो से आज भी जाना है क्या, आदत ही बना रहे हो तुम तो, ऐसे भी आदत मत बनाओ बेटा, ये छोड़नी मुश्किल हो जाए। हाँ भाई, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए बताया था वैसे ही वेवलेंथ के लिए क्या बोलेंगे, अगर येलो की वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ में डाल देता तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता, येलो की वेवलेंथ से मुझे कम डालनी पड़ेगी तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। मिनिमम मतलब मिनिमम नहीं, ऐसा बोल सकता हूं मैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ विच इज अलाउड, उसके ऊपर अगर गए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इस बार जब मैं डिफाइन करूंगा ना उस कट ऑफ वैल्यू ऑफ वेवलेंथ को, तो मुझे कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस योर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, बट योर लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। क्या ये बात आई समझ में? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। ये तो बात पता है हमें। तो लिखो अगला, अगला लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
इसमें तुम जुगाड़ नहीं लगा पाओगे, 12,400 तो यूज नहीं कर सकते, तो जूल ही करना पड़ेगा। फाइव को जूल में करोगे क्योंकि एच की वैल्यू तुम्हें सिर्फ जूल में पता है ना, तो तुम्हें फाइव ही जूल में लेना पड़ेगा, भले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा हो। हाँ हाँ, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके जूल में आ जाएगा ना। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखो नेक्स्ट। हाँ, लैम्डा नॉट, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द मैक्सिमम वेवलेंथ the maximum wavelength at which the maximum wavelength at which photoelectric effect can take place, the maximum wavelength at which photoelectric effect can take place is known as threshold wavelength। इसको निकालने के लिए भी हम किस वैल्यू का यूज करेंगे, पाई का, द मिनिमम एनर्जी, उसी से तो निकलेगा ये वेवलेंथ। तो बस इस बार फाई को क्या इक्वेट कर दो, एच सी बाय लैम्डा नॉट। क्या ये बात क्लियर है, तो बस हो गया आपका, लैम्डा नॉट आ जाएगा क्या, एच सी बाय फाई। हर एक मेटल के लिए फाई अलग अलग होगा, हर मेटल के लिए फाई अलग होगा, तो लैम्डा नॉट भी अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी मेटल के लिए अगर 400 नैनोमीटर सफिशिएंट है, कोई जरूरी नहीं है ना दूसरे मेटल के लिए 400 नैनोमीटर सफिशिएंट हो सकता है उसके लिए 300 नैनोमीटर लेना पड़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सीजियम में 400 नैनोमीटर से काम बन जाता है, सीजियम में अगर 400 नैनोमीटर से काम बन जाता है, तो क्या आप सोडियम में 500 नैनोमीटर से करवा पाओगे, कम चाहिए होगा। क्या ये बात आ रही है समझ में, वेवलेंथ कम करनी पड़ेगी क्योंकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर आते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब जाते जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। ज्यादा के कैसे होगी, ज्यादा तो कितना भी मिनिमम वैल्यू है उसकी, तो फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली रिलेटेड होता है ना फाई से, तो इसके लिए मैक्सिमम नहीं मिनिमम है। हाँ हाँ, ऊपर ले लो, उससे कम नहीं लेना, इसमें इसमें ज्यादा नहीं लेना, उसमें कम नहीं लेना। वेवलेंथ में मैक्सिमम आप इतना ले सकते हो, इससे कम चलेगा, क्योंकि इससे कम का मतलब ज्यादा एनर्जी। आप किसी गिवन वेवलेंथ से अगर कम वेवलेंथ ले रहे हो, इसका मतलब आप ज्यादा एनर्जी ले रहे हो, और किसी गिवन फ्रीक्वेंसी से अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, इसका मतलब आप ज्यादा एनर्जी ले रहे हो। तो ठीक है, सही है, समझ में आ रही बात ये। ठीक है भाई, उसके बाद लिखना आइंस्टाइन्स रिलेशन। आइंस्टाइन भाई साहब ने एक रिलेशन दिया, बहुत ही आसान है, तुम खुद दे दोगे। देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर मैं ईपी फॉल करवा रहा हूं, अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन ईपी फॉल करवा रहा हूं, उसमें से अगर मैं वर्क फंक्शन को माइनस कर दूं, बस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है कि नहीं। बस यहां पे एक वर्ड लिख लेना, के ई मैक्स, इसका मतलब बताता हूं। हाँ, आइंस्टाइन की, उसको भी नहीं पता होगी बेटा, इंग्लिश में कमजोर था लड़का। लिखना है क्या, मुझे भी नहीं पता सही है कि नहीं, पर देख लेना। आई एम नो आइंस्टाइन। हाँ, क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड क्यों लिखना है, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो उसको निकालने के लिए चाहिए, एब्जॉर्ब्ड मत बोलो, वर्क फंक्शन है वही बोलो। सुनना जरा, मैंने के मैक्स क्यों लिखा है, सुनना, ये जो मैंने वैल्यू लिखी थी ना फाई की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और ईपी की वैल्यू मान लो सपोज वायलेट के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, कितनी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ना, तो उस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, मतलब ज्यादा रहेंगे। तो जो अट्रैक्ट करेगा ना बहुत जबरदस्त, पर इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, वो बढ़ जाएगा, तो वो और पास आ जाएंगे। तो अगली बार जब इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो मुश्किल होगी। किसी भी एटम से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, जब आप दूसरा निकालने जाओगे ना, हमेशा आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब क्योंकि देने वाली एनर्जी आपकी फिक्स है, कहने का मतलब ये है, ये वैल्यू जो फाइव है वो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से, वैसे तो करोड़ों एटम्स होंगे उस प्लेट में, करोड़ों एटम्स है, न्यूट्रल एटम्स, उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, किसी एटम पे स्ट्राइक किया, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितनी एनर्जी लगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी दूसरे न्यूट्रल एटम पे अटैक करा फोटोन ने और एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल दिया, उसमें भी कितनी लगेगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर अगर किसी ऐसे पे दोबारा फोटोन गिर गया जिससे ऑलरेडी निकला हुआ था इलेक्ट्रॉन, उससे जो निकलेगा अब इलेक्ट्रॉन, तो उसको निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो हम फॉल करा रहे हैं वो तो 10 ही है, हो सकता है ये चीज बढ़ के कितनी हो जाए, 3, हो सकता है 4 हो जाए, 5 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्या ये बात आ रही समझ में? मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी है जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितनी आ सकती है, ईपी माइनस, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को, हर इलेक्ट्रॉन को जब भी रेडिएशन, वो जो फोटोन फॉल होगा उस मेटल प्लेट पे, हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो लग रही है वो 2 नहीं होगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो कहीं उस पे तो नहीं फॉल कर गई जिस पे ऑलरेडी फॉल कर चुकी थी। समझ बात है? अगर उसी एटम पे दोबारा फॉल कर गई जिससे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जा चुका था, तो अब 2 थोड़ी लगेगा उसको निकालने में, 2 से ज्यादा लगेगा। और अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो के ई तो कम हो जाएगा ना फिर, वो बात। और मैं उस वैल्यू को फिर 5 नहीं बोलूंगा, उस वैल्यू 5 तो वो है पहला निकालने के लिए, समझ में आई बात? ये पहला निकालने के लिए वो है 2। क्या ये बात आ रही समझ? तो के ईपी माइनस 5 से तुम आपको क्या मिलेगा, सिर्फ के ई मैक्स। क्या इलेक्ट्रॉन सारे के ई मैक्स से निकलते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन के ई मैक्स से निकलते हैं, कुछ 0 से भी निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में भी। हम जो बात कर रहे थे ना कि अगर आपने 10 फॉल कराई तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी होगी, 8। वो 8 मैक्सिमम वाली वैल्यू है। मैक्सिमम कितनी होगी, 8। क्या 0 भी आ सकती है? हाँ। यानी कि जब आप 10 फॉल कराओगे और 2 उसका 5 है, तो आपका आंसर, जो काइनेटिक एनर्जीज आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या क्या काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, आपका आंसर होगा फ्रॉम 0 टू 8। ये आंसर होगा। ईपी माइनस 5 से मुझे कौन सी वैल्यू मिलती है? हाँ, मैक्सिमम कितने का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मैक्सिमम। क्या ये बात क्लियर है? सवाल पे डिपेंड करता है ना, पूछा क्या है। यूजुअली सवाल के ही मैक्स ही पूछा जाता है, बट अगर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हेन अ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन is allowed to fall on a surface whose phi is 2 electron volt, in that case what are the possible values of kinetic energy? इसका आंसर ओनली 8, 0 to 8, 0, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस, तो आंसर होगा 0 to 8। ये है क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। यूजुअली जब न्यूमेरिकल पूछते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं आएगा 0 to 8, न्यूमेरिकल में आपसे सवाल ही किसके बारे में पूछा जाएगा, के ई मैक्स के बारे में। What is the maximum kinetic energy possible for a photoelectron when 10 electron volt photon is incidented on a metal plate having work function 2 electron volt? तो आपका आंसर होगा 8। सवाल ही वो पूछा जाएगा। क्या ये बात आएगी समझ में? हाँ। पाई मेटल, फाई नहीं बढ़ेगा बेटा, ये फाई चेंज नहीं हो रहा, उसके निकालने वाली एनर्जी बदल रही है। लेकिन फाई को मैंने डिफाइन कैसे किया, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो है फाई। हाँ हो सकती है, तो फिर उस मेटल से और नहीं निकलेगा। हाँ, उस पे गिरा, वेस्ट हो जाएगी एनर्जी, हीट वीट के फॉर्म में हो जाएगी। अरे
निकलेगा ही नहीं, नेगेटिव में क्यों ले जाना तुम्हें, नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का क्या मतलब बनता है, किसी और फॉर्म में रेडिएट वेडिएट हो जाएगा या वाइब्रेट करने लगे, इन सम अदर फॉर्म एमिट वो वेस्ट हो जाएगी एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट चली जाए, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है ना, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है बात ये। अच्छा इसका मैं एक मॉडिफाइड वर्जन लिख देता हूं, जैसे मैंने जो इंसिडेंट करवाई एनर्जी उसको मैं लिख सकता हूं क्या एच न्यू, जो मैंने फॉल करवाई, फाई को मैं लिख सकता हूं क्या एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, और के ई मैक्स को तो चलो के ई मैक्स ही लिख रहा हूं मैं, क्या ये वाला रिलेशन ठीक है। सिमिलरली ये जो मैंने फॉल करवाई इंसिडेंट करवाई, इसको क्या मैं एच सी बाय लैम्डा लिख सकता हूं, ये लैम्डा हो गया जो फॉल करवाया। अच्छा फिर यहां पे मैं एच सी बाय लैम्डा नॉट भी लिख सकता हूं, तो क्या ये भी के ई मैक्स के इक्वल होगा, बस ठीक है। इन दोनों में से कोई भी रिलेशन आपके न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, ये वाला भी रिलेशन यूज हो सकता है, ये वाला भी यूज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, अच्छा ये न्यू नॉट और लैम्डा नॉट ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, या तो सीधा सीधा वर्क फंक्शन ये मेंशन कर देंगे डायरेक्ट, तो भी काम हो जाएगा हमारा, हमें क्या, या तो फाई देंगे या न्यू नॉट देंगे या लैम्डा नॉट, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है, जिससे आप ये वाला पार्ट निकाल पाओगे। और क्या मिलेगा क्वेश्चन में, न्यू या फिर लैम्डा मिलेगा, जो आपने उस पर फॉल करवाया है, एक्चुअली में फॉल करवाया, न्यू या लैम्डा, उससे आप क्या निकाल लोगे, ईपी निकाल लोगे, और फिर दोनों को माइनस करके क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात आ गई समझ, कर लोगे। अगर बाई चांस आपसे किसी ने पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, बताओ स्पीड कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, हाफ एम वी स्क्वायर लगा देना, मास तो पता ही इलेक्ट्रॉन का, ऐसा यूनिट्स में करना पड़ेगा, लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर में स्पीड मीटर पर सेकंड में, मास केजी में, और काइनेटिक एनर्जी को जूल में। वैसे यहां पे आप, अच्छा ये वाला रिलेशन में एक फायदा है, इस वाले में अगर आपका लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है और एच सी की वैल्यू आपने 12,400 डाल दी, तो आपका के मैक्स वाला जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, ईवी में। के मैक्स कैसे एंगस्ट्रॉम में आएगा, के मैक्स एनर्जी है ना ये, तो हाँ किस में आएगा ये, ईवी में, क्योंकि यहां है 12,400 ईवी एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कट गया, यहां पे भी ईवी एंगस्ट्रॉम 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 कट गया, ईवी माइनस ईवी विल गिव ईवी, यूनिट्स वही रहेंगे ना। ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी रहेगा। अगर बाई चांस क्वेश्चन में सर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दी, फिर तो हम 12,400 यूज नहीं कर पाएंगे, कर पाओगे, फ्रीक्वेंसी से लैम्डा निकाल लेना और फिर यही यूज कर लेना कैलकुलेशन बचाने के लिए, वरना इसको ना सॉल्व करने में मौत आएगी तुम्हें। 6.626 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाय न्यू की भी वैल्यू देंगे कुछ बड़ी सी, फिर वापस। अब देखो तुम्हारी काबिलियत पे है, जो पसंद आए कर लेना, मैंने तरीका बता दिया। सी न्यू और लैम्डा में रिलेशन बताना, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, बाकी ठीक है कर लेना अपने हिसाब से, समझ गए। चलो सवाल शुरू करें, कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, अब बस सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। पहला सवाल लिखेंगे बहुत ही सिंपल सवाल पहला, इफ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज, इफ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.1 eV, if work function of a metal is 3.1 eV, then calculate threshold frequency and threshold wavelength। 3.1 eV बहुत खुशी की बात है ये। then calculate threshold frequency and threshold wavelength। इसी के लिए आपको फाई दिया हुआ है, न्यू नॉट और लैम्डा नॉट पूछा है। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34, अगर कैलकुलेशन मुश्किल लगे तो 20/3 कर लेना उसको, वरना दूसरा तरीका है, पहले लैम्डा नॉट निकाल लेना पाई की मदद से, एच सी बाय लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट जब आ जाए तो सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा लगा के न्यू निकाल लेना। ये वाला तरीका कैलकुलेशन बचाएगा आपकी, समझ में आया क्या बोला मैंने, देख लो बेटा कैलकुलेशन तुम्हारी जिसमें इजी हो जाए कर लो, कोई बात नहीं 20/3 से कर लो। अभी इस आइंस्टाइन रिलेशन की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा पूछा है कि फाई दिया है, उस फाई के हिसाब से लैम्डा बता दो या उस फाई के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बता दो,
फाई के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उस फाई के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। फाई को लिख दिया मैंने HC बाय लैम्डा नॉट, जानबूझ के पहले मैं लैम्डा नॉट निकाल रहा हूं क्योंकि HC की वैल्यू 12,400 दे रखी है, ईवी एंगस्ट्रॉम में होती है। लैम्डा नॉट पाई की वैल्यू 3.1, ईवी दे रखी है, ईवी से ईवी कट जाएगा, 3.1 4000 आएगा क्या? बस आ गया आंसर। लैम्डा नॉट कितना आ गया? 4000 एंगस्ट्रॉम। देख रहे हो क्यों यूज किया मैंने ये, कितना फटाक से आंसर आ गया। अब C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये तो मुझे बचपन से पता है। अब यहां नॉट तो यहां नॉट, अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वाली है तो फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड वाली ही आएगी। C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, बस न्यू नॉट आ जाएगा C बाय लैम्डा नॉट। C की वैल्यू 3 × 10⁸। अब क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे वाली भी SI यूनिट में ही हो, मतलब 4000 से काम नहीं चलेगा। 4000 × 10⁻10 मीटर। समझ आया नहीं आया? देखो जीवन आसान हो गया, ये और ये मिलके हो गया 10⁻7, ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻15, और ये है 3/4 यानी 0.75 यानी कि 7.5। अगर मैं एक बढ़ा रहा हूं तो इसमें एक कम करना पड़ेगा और आंसर आएगा हर्ट्ज में क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। क्या ये आंसर मैच कर रहा है? कर गया क्या है? ये बेटा हमेशा गिवन है जिंदगी भर के लिए। HC की वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि H कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो थोड़ी क्वेश्चन के हिसाब से बदलेगा। HC की वैल्यू फिक्स होती है 12400 ईवी एंगस्ट्रॉम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था पुराने लेक्चर्स में। न्यूमेरिकल्स इजी करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। जब भी आपकी एनर्जी ईवी में हो इसको यूज कर लो HC वाले को, तो आपका आंसर सीधा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स इजी करने के लिए होता है बेटा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। मतलब ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सही होती है ये। मतलब वही है कि अगर न्यूमेरिकल आ गया डेसिमल में जिसमें एक्यूरेट आंसर लिखना होता है तो वो 6.626 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6. ये ऑप्शंस जब तक रहेंगे तब तक सही है। 12400 न्यूमेरिकल में नहीं यूज कर पाओगे। न्यूमेरिकल जो होता है ना जिसमें डेसिमल में आंसर एक्यूरेट लगाना पड़ता है, उसमें फिर 6.6 वो खैर तुम 6.626 से वैसे भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो इससे अच्छा यही कर लो ना। 20/3 भी अप्रॉक्स ही होता है। 20/3 कौन सा एग्जैक्ट है? 20/3 भी अप्रॉक्स है, 12400 भी अप्रॉक्स है। एग्जैक्ट तो देखो एक ही है बस, 6.626। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको वही यूज करना पड़ेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर आप 20/3 यूज कर रहे हो इससे अच्छा तो यही यूज कर लो। 20/3 यूज करोगे तो एक तो अप्रॉक्स कर रहे हो, ऊपर से कैलकुलेशन भी थोड़ी टफ होगी इसके मुकाबले। वैसे तो इजी होगी बट इसके मुकाबले तो टफ ही होगी। ये तो क्या ही कैलकुलेशन की है मैंने, देख लो। समझ में आ रही बात ये? तो इट्स योर चॉइस कि आप क्या ऑन द स्पॉट सोच पा रहे हो। क्वेश्चन लिखो अगला, व्हाट विल बी द क्वेश्चन लिखना अगला, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द maximum kinetic energy and the speed of the emitted photoelectron and the speed, या maximum speed लिख दो, and the maximum speed। maximum kinetic energy पूछी है तो maximum speed पूछे। what will be the maximum kinetic energy and maximum speed of the emitted photoelectron if the energy of incidented photon, if the energy of incidented photon is 4.1 eV in the above question, if the
energy of incidented photon, if the energy of incidented photon is 4.1 eV in the above question. हाँ हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, फाई, फाई दिया हुआ था। फाई क्या बताता है, मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए। हाँ, तो फाई क्या बताता है, फाई ये बताता है कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, तो कितनी चाहिए 3.1 ईवी। और इस क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है कि एक्चुअली में कितनी फॉल की, तो क्या फोटो एक्टिव हो जाएगा, के मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी। क्या ये बात क्लियर है, सिंपल है। 3.1 चाहिए मिनिमम निकालने के लिए, मैंने फॉल कितनी कराई 4.1, तो क्या निकल जाएगा, हाँ 4.1 इज ग्रेटर देन 3.1, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। और ना सिर्फ निकलेगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, हाँ ईपी की वैल्यू मैंने अभी दी है आपको, जो फॉल कर रहा है फोटोन, और फाई की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है के मैक्स माइनस करके 1 ईवी आ जाएगा, आइंस्टाइन्स रिलेशन, के मैक्स ईपी माइनस 5, और के मैक्स आ गया तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, स्पीड आ जाएगी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां मैक्स है तो ये भी मैक्स आएगा। हाँ एक प्रॉब्लम है, यहां पे सब ऐसा यूनिट में लिखोगे तो वहां 1 ईवी नहीं लिख सकते, ईवी को जूल में करना पड़ेगा। 1 ईवी को जब जूल में करते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। किलो जूल पर मोल नहीं बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बोला है सिर्फ, किलो जूल पर मोल नहीं बोला मैंने। वो 96 का फैक्टर आता है जब आप किलो जूल पर मोल, एक मोल का डेटा निकालते हो, तब एक मोल का नहीं निकालना है, एक का ही। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जूल का कन्वर्जन फैक्टर होता है 1.6 10 की माइनस 19। मास कितना रखोगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी में, बचा वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है क्या नहीं। इसके बाद तो मुश्किल ही है कि नहीं, 31 और 19, ये तो नहीं है, 12, सही बताओ। वी मैक्स का स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर 12, कोई दिक्कत, सही है। तो वी मैक्स जो आएगा का स्क्वायर वो हो जाएगा 320 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 10 लिख दिया मैंने। पता है क्यों किया ऐसा, वो रूट करने में अगर मैं एक 32 कर देता ना तो उधर 10 की 11 करना पड़ता, जिसका रूट मैं ले नहीं पाता, तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे 100 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है, ये दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगी। अब क्या है, रूट लेना आसान हो जाएगा ना, वी मैक्स जब लूंगा मैं तो इसका रूट लूंगा, वी मैक्स विल बी 320 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 5, इसका रूट आ जाएगा, क्लियर। ये कितना आएगा, इसको 9 लेके सॉल्व कर लो, 9 लेके, 9 से कितना आ रहा है ये, 9 3 जा 27, 27 और कितना बचा 50, 36 बन रहा है, 36 का रूट 6 आएगा, 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। 320 बाय 9, 9 3 जा 27, 27 के बाद कितना बचा 5, 50, 9 6 जा 54, तो 36, 36 का रूट 6, थोड़ा कम आएगा इससे, 5.6 5.7 5.8 कुछ भी ले लो, अरे 5.8 ले लो, लो 5, अबे क्या कह रहे हो, देख रहे हो मिट भी नहीं रहा ये आ गया 5.7 ले लो, लो अब अच्छा लगेगा तुम्हें, 5.7 10 के बाद 5, ठीक है, पहले सही लिखा था मैंने, मानते नहीं तुम।
ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से करना होता है, ऑप्शन में गैप रहेगा, कर ही लोगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। हंड्रेड। हाँ, ये आ गया समझ में कैसे किया? हाँ, 9 लेके किया। हाँ भाई, कर लोगे न्यूमेरिकल्स, इजी है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फोटो इंटेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फोटो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हम वेव नेचर में जब बात करते थे, इंटेंसिटी का मतलब हम बोलते थे क्या? ब्राइटनेस। यहां पे मैथमेटिकल रिलेशन बताने वाला हूं मैं आपका इंटेंसिटी के साथ फोटॉन्स का। इंटेंसिटी का मतलब जब हम बोलते हैं ना ब्राइटनेस, तो यहां पे क्या बढ़ाना पड़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतनी ज्यादा ब्राइटनेस आएगी। तो बेसिकली जो फोटो इंटेंसिटी है, ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी एक गिवन एरिया पे एक सेकंड में कितने ज्यादा फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, जितने ज्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे उतनी ज्यादा फोटो इंटेंसिटी होगी, बस सिंपल सी बात। ठीक है, यूजुअली ये चीजें कांस्टेंट रखी जाती हैं, गिवन एरिया, यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा फोटो इंटेंसिटी होगी, सिंपल। एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, हम हमेशा से लेते आए हैं। ए इज एरिया जिस पे फॉल कर रहे हैं, जिस एरिया पे फॉल कर रहे हैं, और टी इज द टाइम, जिस टाइम में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, कम टाइम में, अगर कम टाइम में ज्यादा फोटॉन फॉल करेंगे तो बोलेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है। निकाल लो। मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर -1। नंबर ऑफ फोटॉन्स तो काउंटिंग है। क्लियर? डेफिनेशन लिख लो फोटो इंटेंसिटी की, द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, द नंबर ऑफ फोटॉन्स falling per unit area, the number of photons falling per unit area of the metal surface, falling per unit area of the metal surface, number of photons falling per unit area of the metal surface per unit time, per unit time, इसी को क्या कहते हैं? फोटो इंटेंसिटी। तो इन शॉर्ट फोटो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? फोटो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटॉन्स के। ऐसा लिख लेना, दिस इंप्लाइज फोटो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। कि अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे, फोटॉन्स मतलब काउंटिंग, कि रेड के 10 के बजाय 50 डाल दिए तो क्या बढ़ाए? फोटो इंटेंसिटी बढ़ा दी रेड की, फोटो इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिया, एक तरीके से ऐसा रिलेट कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, रेड के अगर मैं फोटो इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, क्या उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगेगा? अगर एक के बस की नहीं है तो 50 के बस की भी नहीं है। समझ में ही बात है, अगर एक के बस की नहीं है तो 50 के भी बस की नहीं होगी। और अगर येलो वाले का फोटो इंटेंसिटी बढ़ाया मैंने, तो क्या फोटो करंट बढ़ेगा? फोटो करंट बढ़ेगा, बात क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। मान लो 50 फोटोन फॉल किए तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 फोटोन फॉल किए तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि अगर एक के बस की बात है तो सबके बस की बात है। बात आ गई समझ में? सिमिलरली अगर मैंने वायलेट फॉल करवाया, हमारे एग्जांपल से रिलेट करते हुए चलना, वायलेट फॉल करवाया, एक फॉल करवाया और 100 फॉल करवाए, तो 100 वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 100 आएंगे, फिर उतने ही आएंगे जितने फोटॉन्स आपने फॉल करवाए, 100 उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतनी ज्यादा करंट मुझे मिलेगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से तो करंट आएगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर यूनिट टाइम
उतनी ज्यादा ही करंट बोली जाएगी, फोटो करंट भी उतनी ज्यादा होगी। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि इंटेंसिटी, फोटो इंटेंसिटी जो है बढ़ाने से करंट बढ़ता है, फोटो करंट। क्या ये बात क्लियर है? पर अगर वो फोटो इंटेंसिटी रेड की बढ़ा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मतलब औकात वाली रेडिएशन का फोटो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, ये स्टेटमेंट सही है? हाँ। और बाय औकात आई मीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ, ऐसी अगर रेडिएशंस है हमारे पास और उनकी हम क्या बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी, तो क्या बढ़ेगा, फोटो करंट। क्या ये स्टेटमेंट आ गया समझ? अगर मैं येलो का एक फोटोन डालता और वायलेट का एक फोटोन डालूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, अरे अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक बार येलो का एक डाला, एक बार वायलेट का एक डाला, दोनों केस में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो करंट, क्या ये बात से? जब इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट को फर्क नहीं। अरे येलो और वायलेट फ्रीक्वेंसी चेंज करी, येलो से वायलेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज करी, बट इलेक्ट्रॉन तो सेम ही आए क्योंकि मैंने इंटेंसिटी सेम रखी। जब इंटेंसिटी सेम रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे तो करंट सेम आएगा। क्या ये बात आगे समझ? इलेक्ट्रॉन से ही करंट है, तेज तूज नहीं है यहाँ पे कोई। देखो तार में थोड़ी चल रहे हैं कि टाइम नोट कर लोगे तुम। इलेक्ट्रॉन निकलना है, स्ट्राइक कराओ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, बस। इलेक्ट्रॉन कितने निकले फिर वो एक साथ जाएंगे, वहां से वहां ट्रैवल करेंगे, ठीक है? तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, बस वही, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है वही करंट है, ठीक है? कितने निकल रहे हैं उस टाइम की बात होती है, निकलते वो ऑन द स्पॉट ही है, सारे निकलते हैं, चाहे वायलेट फॉल कराओ या येलो फॉल करा दो, ऑन द स्पॉट निकलेंगे वो। उसके फ्लो का टाइम नहीं नोट किया जाता है, और फ्लो का टाइम वो सेम, वो फ्लो का टाइम कंसिडरेबल भी नहीं होता, वो अमाउंट कंसिडरेबल नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट ऑन अ लार्ज स्केल सेम आता है। मतलब नेग्लिजिबल इंपैक्ट होता है, ऐसा समझ लो, टाइम का कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला इस पे। तो ये चीज लिख लेना, जो इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी कि फोटो इंटेंसिटी से क्या बढ़ता है, फोटो करंट। लेकिन वो फोटो इंटेंसिटी उसकी बढ़ानी है जिसकी औकात हो, समझ गया ना? औकात का मतलब फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट और लैम्डा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट, एक ही बात, तभी औकात होगी, ठीक है? तो ये लिख लो, लिखना फोटो करंट डिपेंड्स only on the intensity of radiation. Photo current depends only on the intensity of radiation. ब्रैकेट में लिख लेना having mu greater than or equal to mu naught और lambda less than or equal to lambda naught। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई फायदा है, वरना रेड की चाहे कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या करंट नहीं आएगा। जब एक के बस की बात नहीं है तो 50 के बस की बात भी नहीं होगी। हाँ, बैटरी तो क्यों, बैटरी भी तो लगाई थी, बाहर निकल गया तो करंट तो लगवा ही लेंगे हम, बाहर निकलवाना है बस, ये हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है आएगा, हाँ आएगा, ठीक है? वैल्यू तो आएगी ना। लिखना वाइल, अगला स्टेटमेंट लिखना, अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़वानी है, क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा क्या? येलो के अगर आपने 50 डाल दिए, क्या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल रहे थे, क्या 80 से निकलने लग जाएंगे? वो तो सारे के सारे 8 से निकलेंगे ना। यानी अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बदलनी है तो क्या बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। पर अगर आपको करंट बढ़ाना है तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी औकात वालों की। क्या ये बात समझ आ रही है? तो यही लाइन हम लिखने जा रहे हैं, वाइल के ई मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, while Ke max of photoelectrons
डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड करते हैं? हाँ, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, while Ke max of photoelectrons depend on the frequency of incident radiation. किस तरीके से डिपेंड करता है? हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आगे मोर विल बी व्हाट, द काइनेटिक Ke max of the photoelectrons. Higher the frequency of the incident radiation, higher the frequency of the incident radiation, more will be the Ke max of emitted photoelectrons. क्या ये स्टेटमेंट आ गया समझ में? क्लियर है पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कुछ ग्राफ वगैरह हैं, थोड़ा बहुत और पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। कोई चार्ज नहीं होता फोटोन पे। फोटोन लाइट होती है, लाइट पे कैसे चार्ज आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है, चार्ज वार्ज थोड़ी होता उस पे। टकराया, उस पे टकराया, एनर्जी तो है उसके पास, एनर्जी है, टकराया पार्टिकल ने, निकल गई। कौन सा रिजल्ट? बहुत ज्यादा नहीं है बेटा इस बार तो हमारे पास, क्योंकि 11th के बच्चे नहीं थे ना इस बार, वो 12th में ही आए थे इधर उधर से, बहुत अच्छा तो नहीं आया, 96% कुछ आया यहाँ से। अब वो तो ऑब्वियसली इतना मुश्किल थोड़ी है मेंस क्लियर करना। हाँ हाँ पूरा ही कराऊंगा बेटा मैं।